तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी। बस हिम्मत कर तू ज़िंदगी के मुसाफिर, तेरी ज़िंदगी भी ज़रूर बदलेगी। जय हिंद मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रंगरू टॉक्स पर। और आज है हमारे साथ ऐसे व्यक्ति जिनके बारे में मेरे हिसाब से कोई ऐसा होगा यूनिवर्सिटी में जो नहीं जानता। क्योंकि अगर हॉस्टल के खाने से छुटकारा पाना हो या फिर घर के खाने की याद आ रही है तो लोग, मेरे हिसाब से मैं तो ज़रूर इन्हीं के पास जाता हूँ। ये हैं गुरप्रीत सिंह जी फ्रॉम बाबा का ढाबा। नमस्कार गुरप्रीत सिंह जी, नमस्कार। जी बढ़िया सर, आप बताओ कैसे हो जी। मैं भी बढ़िया हूँ। चलो, आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, आप हमारे पॉडकास्ट पर आए। पर धन्यवाद आपका, आपने हमें मौका दिया आने का। ओके, फिर इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे आपके बारे में, आपकी ज़िंदगी के बारे में और बाबा के ढाबे के बारे में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पॉडकास्ट का बाबा के ढाबे से लेके। तो सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि ये जो कॉन्सेप्ट है बाबे का ढाबा का, ये कहाँ से आया और आप कैसे ज्वाइन किया आपने इसको? सर बेसिकली जो मेरा फैमिली है, ये फैमिली बिजनेस है हमारा ढाबे का। नाना जी जब मतलब वो छोटे थे, उनके फादर थे, नाना जी के फादर भी ढाबे का ही काम करते थे। नाना जी मेरे पाकिस्तान से आए थे, सियालकोट से। तो वहाँ पे भी उनका खाने का ही काम था। जब वो इंडिया में आ गए तो नाना जी ने यहाँ पे भी उसी चीज़ को कंटिन्यू रखा, उन्होंने खाने का काम किया। मेरे नाना जी और ही 9 भाई बहन थे और सबका खाने का काम था। कईयों का चंडीगढ़ में था, कईयों का मुरिंडे में था, मतलब अलग अलग जगह पे सबका खाने का काम था। तो नाना जी ने ढाबे का काम किया। नाना जी ने 1998 में पंजाब यूनिवर्सिटी में ढाबा लगाया। तब कोई नाम डिसाइड नहीं था कि क्या ढाबे का नाम रखना है कुछ। सब बच्चे आते थे, स्टूडेंट्स आते थे आप जैसे, और वो सबको नाना जी को बाबा जी कहते थे। वो बाबे का ढाबा, वहाँ पे बाबे का ढाबा नाम पड़ गया। और मैं बचपन से उनके पास आ रहा था, मैं उनको देखता था काम करते हुए, कैसे वो काम करते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखा मैंने। तो जब वो 2018 में स्वर्गलोक सिधार गए, उसके बाद मैंने इस चीज़ को कंटिन्यू रखा और ढाबे का नाम मैंने वही रखा, बाबे का ढाबा। तो आज कई कस्टमर आते हैं, मुझे बाबा जी समझ लेते हैं, बट वो मेरे नाना जी के बेस पे था। उसके काफ़ी अच्छी स्टोरी है कि ढाबे के पीछे की। पाकिस्तान से आए थे आपके नाना? हाँ जी, वो 1947 से पहले पाकिस्तान हिंदुस्तान एक ही था। हाँ जी। तो वो उससे पहले वो उधर रहते थे, सियालकोट में बन बाजवा पिंड था उनका। ओके ओके, हाँ जी। ठीक है। तो फिर मेरा अगला सवाल ये है कि आजकल के लोग ऐसे मतलब बिजनेस में कम जाते हैं और मोस्टली अगर बात करें तो पंजाब का यूथ या फिर चंडीगढ़ के एरिया के आसपास का यूथ जो है बाहर नौकरी करने की कोशिश कर रहा है, या फिर टेक सेक्टर में जा रहा है, फिर कोई और सेक्टर में जा रहा है। आपने बाबे के ढाबे की लेगेसी क्यों कंटिन्यू करी? तो जैसे मैंने आपको बताया, बाबे का ढाबा हमारा फैमिली बिजनेस है, हमें विरासत में मिली है ये चीज़। तो इस चीज़ को तो कभी मैं छोड़ नहीं सकता। जो विरासत में मिली है वो मेरी फैमिली है, फैमिली को कोई नहीं छोड़ता। और रही बात आज के यूथ की, देखो बाहर जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप जाओ बाहर। बट मेरा एक विचार ये है कि अगर आप पंजाब में हो, आप पंजाब में अगर 10-12 लाख लगा के बाहर जा रहे हो, आप यहाँ पे एक छोटा मोटा बिजनेस शुरू करो। आप बाहर से ज़्यादा पैसा आप यहाँ कमा सकते हो, यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज है बाहर से ज़्यादा। पर बाकी सबका अपना अपना होता है, जिसको जैसा ठीक लगता है। हम तो बस बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल मैं अगर पूछता हूँ तो फिर आप बताइए आपकी जो स्ट्रगल्स हैं बाबे के ढाबे से रिलेटेड कैसी रही हैं, या फिर कुछ मुश्किलें आपको फेस की होंगी आपने, वो उनके बारे में बताइए आप थोड़ा। पर लाइफ है, लाइफ में स्ट्रगल सबके रहती है। अगर आप स्ट्रगल नहीं करोगे तो सक्सेस भी नहीं मिलेगी। तो मैं ये नहीं कहता मेरी लाइफ बहुत स्मूथ चली है, बहुत स्ट्रगलिंग रही है, शुरू से स्ट्रगल रही है। पहले बचपन में स्ट्रगलिंग रही। उसके बाद जब मेरे नाना जी की डेथ हुई, मेरे को उस टाइम पे मैंने उनको देखा था काम करते हुए, बट एक कहते हैं ना कि जिसको काम करवाना नहीं करवाना है, मेरे को काम करना ही नहीं दिया कभी। कहते हैं तुमने ये काम नहीं करना, तुम अच्छी कंपनी में जॉब करना, मल्टीनेशनल कंपनी में, वहाँ पे काम करना। बट जब उनकी डेथ हुई, मैं एमकॉम फाइनल ईयर में था। तो मैं आया, मैंने बैठा, देखा अपना फैमिली बिजनेस था, मेरे को शुरू से लगाव बहुत था फैमिली बिजनेस में, मैंने करना है। तो मैंने स्टार्ट किया, धीरे धीरे शुरू में मुश्किलें आई, बट करते करते चलते चलते आज देखो इस चल से हमारा। बहुत बढ़िया, मैं यही दिल से कामना करूँगा कि आपका बिजनेस बहुत बड़ा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है मेरे दिमाग में कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है बाबा के ढाबे से रिलेटेड? क्या आप सोच रहे हैं कि बड़ी दुकान या बड़ा रेस्टोरेंट बनाएंगे इसको आगे चल के, कि जो अभी का सेटअप चल रहा है उसी सेटअप पे आप कंटिन्यू करेंगे? बस देखो, जो ये सेटअप चल रहा है ये मेरे बुजुर्गों का सेटअप है। मैं चाहूँगा इसी को कंटिन्यू रखूँ, बट एक होता है माइंड में थोड़ा बहुत होता है कि हम बढ़ाए, कस्टमर आते हैं वो भी चाहते हैं कि हमारा काम थोड़ा बढ़े।
जैसे अभी हम ब्रेकफास्ट और लंच करते हैं, वो जाते डिनर भी मिले हमको यहाँ पे। तो इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे कर रहा हूँ उसको। जैसे पहले लंच होता था, ब्रेकफास्ट भी शुरू कर दिया हमने। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, डिनर पे भी आएंगे। भगवान ने चाहा, कुछ बाबा जी की मेहर हुई तो बड़ा ढाबा भी करेंगे जरूर एक दिन। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। चलिए, अब ढाबे से रिलेटेड क्वेश्चंस तो अभी हो गए हैं। अभी अगर मेरे दिमाग में आता तो मैं ज़रूर पूछूंगा आगे चल कर। और अभी बताइए कि आपकी स्कूल लाइफ कैसी रही, आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं थोड़े। जरूर जी। मैं स्कूल में एक बिलो एवरेज स्टूडेंट था, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। जब मैं स्कूलिंग में था, मेरा पढ़ाई में इतना मन नहीं लगता था। कॉलेज में जाके लगने लग गया, बट स्कूल में मेरा और एक्टिविटीज़ में बहुत मन लगता था। जैसे हमारे स्कूल में कोई भी स्टार्टिंग में जो प्रेयर होती है, प्रेयर के बाद न्यूज़ पढ़नी होती थी इंग्लिश में। मैं फर्स्ट क्लास में ना, फर्स्ट क्लास से न्यूज़ पढ़ता आ रहा हूँ। मेरे को बहुत होता था कि मल्टी मतलब करिकुलर एक्टिविटीज़ करूँगा। और जो भी स्कूल में फंक्शन होते थे उसमें पार्ट लेता था। पढ़ने में नहीं था मैं, टू बी ट्रू, उस टाइम पे पढ़ने में नहीं था मैं सिर्फ ऐसे एक्टिविटीज़ में था। और यही एक्टिविटीज़ करते करते जब मैं कॉलेज लाइफ में भी आया, कॉलेज में मैं ड्रामा क्लब में था। मैंने उसके अंदर 2 अवार्ड्स जीते थे ड्रामा के, सेक्टर 11 में, सेक्टर 32 में। वहाँ पे मेरे को अवार्ड मिले हुए हैं। प्लस इवन जो पीयू है, पीयू पल्स में मेरी फोटो है, मैंने वहाँ पे मॉडलिंग करी हुई है। तो मेरे को करिकुलर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा रहा है शुरू से। पढ़ने में थोड़ा ठीक है निकाल लिया। पढ़ने में मैं बताऊं तो मैं भी एवरेज स्टूडेंट ही रहा हूँ। मैं भी ज़्यादा मतलब आई फाई टॉप स्टूडेंट्स में से नहीं था। चलो, अगर स्कूल लाइफ से बात करें तो कुछ ऐसे इंसिडेंट जो आपको अभी तक याद हैं। हाँ, स्कूल लाइफ में मेरा एक इंसिडेंट था, मैं तुम्हें बताता हूँ। जब फिफ्थ सिक्स की बात है, मैं बहुत बिलो एवरेज था उस टाइम पे। एक होता है एवरेज फ्रेंड, एक होता है बिलो एवरेज। मैं बिलो एवरेज था, पास मतलब बहुत मुश्किल से होता था। तो उस टाइम पे मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक बुक ला के दी थी। बुक के अंदर एक स्टोरी थी। वो जब मैंने स्टोरी पढ़ी ना, वो मेरे को बहुत हिट करी थी। उसके अंदर एक स्टोरी ऐसी थी कि 2 दोस्त होते हैं बहुत अच्छे। एक दोस्त पढ़ने में तेज होता है, दूसरा दोस्त पढ़ने में नहीं होता। तो जो दोस्त तो पढ़ता है वो तो अच्छी कंपनी में जाके जॉब लग जाता है। और जो दोस्त नहीं पढ़ता ना, उसमें कुछ ऐसा था भी नहीं, तो वो ठेला चलाता है। अब फनी लग रहा होगा आपको ये चीज़, नहीं, बट जब वो दोस्त मिलते हैं ना, तो वो बड़े हो जाते हैं, एक ठेला चला रहे हैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में। तो उनको बहुत फील होता है। तो जब मैंने वो चीज़ पढ़ी, कहते हैं ना छोटा दिमाग, जब बच्चा छोटा होता है तो उसके दिमाग में कोई चीज़ फंस जाए तो फंस जाए। मेरे दिमाग में वो फंस गया, अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो मैं ठेला चलाऊंगा। तो उस चीज़ को लेके मैंने पढ़ना शुरू किया था। तो इसी चक्कर में मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो चुकी है, और अभी भी आगे पढ़ने का सोचता हूँ। अगर मेरे ग्रैंडफादर बाबा जी जिंदा होते तो शायद मैं बहुत आगे पढ़ता, बट चलो भगवान ने जैसा चाहा। देखिए आज के ज़माने में मैं मेरे हिसाब से तो जैसे हम देखते हैं ऑनलाइन की जो ठेला वाला है वो भी एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट में जो जॉब कर रहा है उससे ज़्यादा कमा लेता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब जॉब इज़ अ जॉब, इसमें मतलब आपको ये खुद को ऐसे नीचे देखने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। अगर जो काम आप दिल से करो, मन लगा के करो और एक अच्छे मन से करो तो वो काम ज़रूर बहुत आगे जाता है बिल्कुल और आप बहुत मतलब सक्सेस पाते हो उस फील्ड में। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, फिर अगर आपने बताया कि आपने ड्रामा किया है तो उससे रिलेटेड ये सवाल आता है कि आप आपने आपका क्या मतलब, अगर आप बाबा के ढाबे को छोड़ के अगर इस फील्ड में कंटिन्यू करते तो आपका क्या था कि आप कहाँ तक जाओगे इस फील्ड में। पर मैंने ड्रामा किया, मतलब वो मेरे को जब शौक था, मेरे को ऐसा नहीं था कि उसको परस्यू रखना है मैंने। वैसे जो मेरा दिल से अंदर से मन था, मेरे को यूपीएससी की तैयारी करनी थी। ओके। मेरे को यूपीएससी में जाना था। अगर मेरे नानी जिंदा होते तो मैं शायद यूपीएससी की तैयारी जरूर करता, बट वो चीज़ नहीं हो पाई। चलो, जो हम काम कर रहे हैं हम उसमें बेस्ट करेंगे अपना। तो हम लोग बाबे का ढाबा कर रहे हैं, उसमें बेस्ट करेंगे। ठीक है जी, अगर स्कूल लाइफ से आगे आते हैं तो कॉलेज लाइफ कैसी रही आपकी। आपने कॉलेज पीयू से किया होगा चंडीगढ़ में। हाँ, कॉलेज तेरा 46 गवर्नमेंट कॉलेज में मेरी ग्रेजुएशन हुई है, और 26 खालसा कॉलेज में मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन हुई है। कॉलेज लाइफ में बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छे दोस्त मिले, बहुत अच्छे टीचर्स मिले जिन्होंने मेरे को बहुत अच्छा गाइड किया। उन्हीं की वजह से थोड़ा पढ़ लिख गए। कॉलेज में भी कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए होंगे जो आपको याद रहे। कॉलेज में बहुत इंसिडेंट्स हुए हैं। मेरे को अभी तक एक फ़नी इंसिडेंट याद है, जब मेरा ऑडिशन था ड्रामेटिक का, कि हाँ भी आपने ऑडिशन देने जाना है। तो मैंने एक स्क्रिप्ट रेडी करी थी कि थोड़ी फ़नी है, कि अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करना है, उसके फादर को मनाना है।
तो वहाँ पे जब हम ऑडिशन देने गए, जज बोलते हम फादर हैं, आप प्रपोज करो इनको। तो वो बहुत फनी था मेरे लिए, हाँ। बट ये था मैं पास कर गया था उसमें। चलिए फिर आप ज़रूर अपना मतलब अगर आपने जैसे बात की कि आप फ्यूचर में देख रहे हैं कि आप अपना चैनल खोलेंगे या तो इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, उसके विचार आपको कहाँ से आए? सर बस बेसिकली मेरे को पोइट्री लिखने का शौक था, बचपन से पोइट्री लिखता था मैं। और मेरे को ऐसे कैमरा के आगे मेरे को बहुत अच्छा लगता है, कैमरा के आगे अभी भी आप इंटरव्यू ले, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। तो वही चीज़ है कि मैं चाहता हूँ आगे जाके थोड़ा फाइट बाय फाइट कि थोड़ा सा कुछ ऐसा करो कि यूट्यूब पे इंस्टा पे रील्स वगैरह बना के डालूँ, मोटिवेशनल वीडियो बना के डालूँ। ऐसा मैंने करना है, वो करूँगा जरूर, डेफिनेटली करूँगा। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। चलिए अब आपकी स्टडी लाइफ से हट के थोड़ा पर्सनल लाइफ में आए तो आपकी फैमिली के बारे में कुछ जानते हैं कि आज जैसे आपने कहा कि आपके नाना जी ने बिजनेस शुरू किया था, आपकी उनके साथ रिलेशन कैसे थे, या फिर जो आपकी फैमिली उनके साथ आपके बॉन्ड कैसे रहे हैं? मेरी फैमिली शुरू से बहुत सपोर्टिव रही है, उन्होंने मेरे को हर चीज़ में सपोर्ट किया है। वो तो आज भी मुझे करते हैं, वो तो आज भी मुझे बोलते हैं कि अगर तूने पढ़ना है तो पढ़ ले। वो इवन मेरे को ये भी बोलते हैं अगर तुम्हारा बाहर जाने का मन है तो वो आप तुम मेरे को बाहर भेज देंगे। बट अब मेरे को ये है कि हाँ भाई, यहाँ पे बाबा जी का ढाबा चल रहा है, दादा जी का ढाबा चल रहा है, तो उसको छोड़ के नहीं जा रहा, इसी को ग्रो करेंगे, इसी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। ज़रूर ज़रूर। आपका बिजनेस मैं तो बोलता हूँ कि जो ऊंचाइयां हैं वो तो ज़रूर छुएगा, क्योंकि जो आपका जो बाबे का ढाबा है, जो सिंपलिसिटी है, जो टेस्ट है, इसी ने जो लोगों के दिलों पे बस ताज कर रखा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊँ तो फिर आपकी जो चंडीगढ़ में लाइफ है वो कैसी चल रही है? आपका ढाबा मंडे टू सैटरडे चलता है, संडेज में क्या रहते हैं आपके जो नॉर्मल लाइफ रहती है? चंडीगढ़ की लाइफ का तो कहीं पे मैं ये बोलूँगा मुकाबला ही नहीं है। हम शुरू से बॉर्न एंड ब्रॉट अप चंडीगढ़ है। अगर हम किसी और शहर में जाते हैं, हमें होम सिकनेस होने लग जाती है। वो अगर हम कहीं घूमने वगैरह जाते हैं तो मंडे टू सैटरडे तो ढाबा होता है, स्टिक रूटीन है, सुबह 6 बजे आना है, शाम को 6 बजे घर जाना है। बट संडे को ये होता है कि हाँ भाई घूमेंगे, फ्रेंड्स हैं हमारे बचपन के दोस्त बने हुए हैं, उनके साथ चंडीगढ़ घूम लिया या कहीं आसपास की लोकेशन में घूम लिए। बहुत लोकेशन है देखने वाली, एक्सप्लोर करने वाली। ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, तो इसलिए सैटरडे संडे ही होता है जिस दिन हम ट्रैवल कर पाते हैं। ठीक है ठीक है। अच्छा, ढाबे से रिलेटेड मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि कभी ऐसा हुआ है कि एक काफ़ी मतलब ट्रबल्ड कस्टमर आपको मिला हो, जिससे मतलब आपको मतलब ऐसे लगता है कि यार ये क्यों आया है यहाँ पे, और कुछ ऐसे कस्टमर्स होते हैं, आपका कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा है? नहीं, वैसे झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे ऐसा कोई कस्टमर नहीं मिला। सब हमारे कस्टमर बहुत अच्छे हैं, आते हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं। इन केस मैं मतलब वहाँ पे रश पड़ा होता है, कई बार मैं पैसे लेने ही भूल जाता हूँ, वो भी भूल जाते हैं। वो नेक्स्ट टाइम आके मुझे बोल के जाते हैं, पाजी हमारे कल 200 बने थे, हम देने भूल गए। तो वो तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से ही। तो मेरे कस्टमर सब अच्छे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि आपका बिजनेस सच्चाई पे और प्यार पे चल रहा है, तभी तभी जो है जो लोग आपसे मतलब अच्छे से रह रहे हैं, अच्छे आपके बिजनेस के बारे में कुछ ऐसे मैंने बातें भी नहीं सुनी कि हाँ कि बाबा का ढाबा ऐसे हैं वैसे है। वो ये मतलब मेरे को काफ़ी अच्छी बात लगी कि हाँ जो एक नॉर्मल बंदे की सिंपली से एक जो बिजनेस एक आइडिया है आपका, उसको आप लेके जा रहे हो और लोगों के दिलों पे आप राज कर रहे हो। सच्ची थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं भी मतलब आपके ढाबे पे मतलब काफ़ी बार आता रहता हूँ, महीने में कम से कम 5 या 6 बार मेरे भी चक्कर लग जाते हैं मेरे दोस्तों के साथ। चलिए फिर अगर अगला क्वेश्चन मैं पूछूं तो आपको घूमने का तो शौक काफ़ी है, मैंने सुना है। घूमने का शौक बचपन से है। घूमने का कोई बचपन से, तो आपके क्या प्लान्स हैं कि आप कहाँ पे घूमना चाहते हैं आने वाले फ्यूचर में, या तो फिर कहीं आपकी कोई डेस्टिनेशन होगी दिमाग में जो आप सोचते कि हाँ यहाँ तो मैं पक्का जाऊँगा? आने वाले फ्यूचर में तो चलो ऐसा है कि जब प्लान बनता है तो बन जाता है, बट एक रिटायरमेंट डेफिनेशन है कि जब भी एज हो जाएगी, जब ये बिजनेस सारा सेटल हो जाएगा, जब रिटायरमेंट लेनी है, तो उसके बाद मेरे को ये है कि मेरे को दार्जिलिंग जाना है। और दार्जिलिंग में एक छोटा सा घर बनाना है, और वहाँ पे भी ऐसा नहीं है काम नहीं करना, वहाँ पे एक छोटा सा मैं सोचता हूँ रेडी टाइप हो, जिसके अंदर मैं मैगी और चाय बेचूँ। और चाहे 200 कमाऊँ चाहे 300 कमाऊँ, बट वहाँ पे खुशी खुशी रहूँ, क्योंकि मेरे को दार्जिलिंग प्लेस बहुत अच्छी लगती है। ये मैं सबको बताता हूँ, मेरे को दार्जिलिंग जाना है एट द एंड। ठीक है ठीक है। चलिए दार्जिलिंग तो वैसे हाँ काफ़ी बढ़िया जगह है, बहुत अच्छी शांत जगह है। शांत जगह बन जी, फिर वही है मैं।
बस आपका जो बिजनेस प्लान है, बस उस सिंप्लिसिटी है, उसको अगर आप वहाँ पे भी लेके जाएंगे तो आप ज़रूर वहाँ पे भी सफल ज़रूर होंगे। जरूर। थैंक यू। अब अगर मैं नेक्स्ट सवाल पूछूं, थोड़ा पर्सनल जा रहा हूँ मैं, जो आपकी ज़िंदगी में प्यार प्यार के बारे में बताइए, आपके क्या मायने हैं, क्या आपको कभी प्यार हुआ है प्यार तो हमारे घर वाले ही होते हैं जी। वे तो आपने मतलब एक डिप्लोमेटिक वो दे दिया आंसर। मैं बोल रहा हूँ कोई ऐसे जो मतलब ऑपोजिट जेंडर जिससे आपके साथ कुछ कनेक्शन बैठा हो, या फिर कुछ लगा हो कि हाँ ये लड़की है जिसके साथ में ज़िंदगी आगे बिता सकता। जो जिसके साथ कनेक्शन बैठा हुआ है उसके साथ में भी आने वाले 1 साल के अंदर शायद शादी हो जाए, क्योंकि मैंने अपने घर में बताया हुआ है। मेरे घर पे सम्मत के लिए थैंक यू। मेरे घर पे पता है, उससे घर पे पता है, हमारे रिलेशन को 7 years प्लस हो चुके हैं। ठीक, तो बढ़िया चल रहा है। बढ़िया बढ़िया चलता रहे, बढ़िया चलता रहे। तो फिर कुछ स्टोरी तो होगी कि आप कैसे मिले उनसे, या फिर कैसे प्यार हुआ आपकी। ऐसे कुछ हमारी बहुत ज़्यादा फिल्मी स्टोरी तो नहीं है। हम किसी की शादी में मिले थे, तो फर्स्ट टाइम पे जैसे होता है शादी में मिलने वाला कि हाँ अभी देखा अच्छा लगा, उसको मैं अच्छा लगा, वो मेरे को अच्छे लगे। करते करते फ्रेंडशिप हुई, हमारी फ्रेंडशिप 1-1.5 साल चली। धीरे धीरे करते करते सब लोग डिसाइड किया कि हाँ एक दूसरे की, तब से साथ में। भी ठीक है। फिर मैं थोड़ा मतलब सीरियस क्वेश्चंस पे आ रहा हूँ कि आपके क्या व्यूज़ हैं जो आजकल की पॉलिटिक्स चल रही है, या फिर आजकल की जो गवर्नमेंट्स वगैरह या फिर अलग अलग पार्टीज़ हैं, उनके प्रति आप क्या देखते हैं, आप क्या सोचते हैं कि जो आने वाली सरकार है आपके हिसाब से कौन सी बढ़िया है। सरकार के बारे में तो देखो मेरे को पॉलिटिक्स के इतना है नहीं, क्योंकि कभी इन चीज़ों में मैं रहा नहीं। देखो अभी जो सरकार चल रही है, इन्होंने जितना किया मेरे को लगता है वो भी ठीक था। आने वाली सरकार जो प्रोमिस करती है, मैं कहता हूँ सरकार बस उतना ही करे जितना उन्होंने प्रॉमिस किया है, एक्स्ट्रा भी मत करे जाए। बट जो वो प्रॉमिस करके चल रहे हैं, अगर वो भी कर लेते हैं ना कंप्लीट, वो भी इनफ होता है आजकल की जनता के लिए। बात यही आती है, जो आप प्रॉमिस कर रहे हो तो उसको फुल पी देंगे, दैट्स इट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊँ तो एक वोटर जो है वोट देने जाता है, उसके मन में कुछ चीज़ें रहती हैं कि हाँ मैं इस चीज़ को लेके इस बंदे को वोट दे रहा हूँ। तो आपका क्या माइंडसेट है कि आप किन को वोट दे रहे हो, क्यों वोट दे रहे हो। सर देखो बात ऐसी है, जो वोटर वोट देने जाता है ना, कुछ हमारे देश में इलिटरेसी कह लो, या जिनको इतना नहीं पता, अगर हम कहीं गांव या साइड पे जाते हैं, यूपी साइड पे जाते हैं, तो वहाँ पे वोटर्स बिक जाते हैं कि हाँ भी इन्होंने हमें इतने पैसे दिए हैं, इन्होंने हमें इतना ना दिया, हम इनको वोट डालेंगे। ये बहुत गलत चीज़ है। आप ये देखो, आपके पास जो वोट का राइट है वो करोड़ों रुपीज़ की वैल्यू रखता है। आप 10 रुपये में बिक रहे हो, दैट्स नॉट गुड। अगर आपकी वैल्यू उस वोट की करोड़ों रुपए है, तो आपको उस चीज़ को ध्यान से वोट देना चाहिए। आपको लगता है, मैं ये नहीं कहता ये सरकार बढ़िया है, ये सरकार बढ़िया है। सरकार भी देखो ऐसा रहता है कि हाँ भाई स्टेट लेवल पे अलग सरकार है, सेंट्रल लेवल पे अलग सरकार है। कुछ ऐसा होगा स्टेट लेवल पे बढ़िया काम कर रही है, कुछ सेंट्रल लेवल पे बढ़िया काम कर रही है। अगर एक सरकार स्टेट पे कर रही है, क्या बताओ सेंटर पे ना कर रहा हूँ, तो सेंटर में जो आपको कैंडिडेट लगता है कि हाँ भाई आपका लोकल कैंडिडेट है, जो आपके लिए काम करता है, जो आपकी बात सुनता है, तो प्लीज उसको वोट दे। पर इस चीज़ में मैं थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ कि जैसे आपने कहा कि लोग बिक जाते हैं, पर मेरे हिसाब से जो मतलब आजकल के जो लोग हैं, आजकल एक तो इंटरनेट मतलब सबके लिए अवेलेबल हो गया है, जिसकी वजह से जहाँ तक मेरा मानना है जितने भी लोग हैं मतलब कहीं ना कहीं जो पॉलिटिक्स चल रही है उनसे मतलब थोड़े वाकिफ है कि क्या माहौल चल रहा है उनके इलाकों में। बिकने वाली बात आई तो आई गेस ये जो कारण है ना मोस्टली उस वर्ग में है जो काफ़ी मतलब लोअर है, मतलब जो इकोनॉमिकली उन्हीं की बात करिए, उन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं, कि जो मतलब लोअर क्लास में है। हम ये नहीं कहते, देखो उनकी भी अपनी लाइफ है, वो भी अपने लिए कमा रहे हैं, बट कुछ उनकी भी घर की परिस्थिति ऐसी होती है कि उनको शायद करना पड़ता है वो चीज़, कि वो अगले अपना सोचते हैं कि हमारा 1 महीने का खाना आ गया, 6 महीने का खाना आ गया, उस चक्कर में वो वोट डाल देते हैं। बट उनको ये नहीं पता लगता कि हाँ भाई हमारा जो वोट है वो बहुत वैल्यूएबल। तो वोट दो, सोच समझ के दो, जिसको आप जानते हो उसको दो। आपने सबको देखा है, इंटरनेट का जमाना है, जैसे आपने कहा, इंटरनेट में आप सबकी बातें सुन रहे हो, सबको देख रहे हो, सबके प्रोमिस देख रहे हो।
और जो सरकार चल रही है, जो आएगी, आप उनके प्रोमिस भी देख रहे हो, तो सोच समझ के वो। ठीक, अगला सवाल पॉलिटिक्स से रिलेटेड लास्ट ही है, पूछता हूँ कि कॉलेज टाइम आप रहे होंगे, वहाँ पे आपने कॉलेज की पॉलिटिक्स देखी होगी, तो वो मतलब कैसी रही? कुछ वहाँ सब पे भी किस्से हुए होंगे आपके साथ? कॉलेज में थोड़ा सा, जब मैं कॉलेज में गया तो सब कॉलेज जानता था मुझे, थोड़ा सा मतलब था कि हाँ भाई कॉलेज में फेमस था मैं, क्योंकि ड्रामेटिक करता था, उस वजह से कॉलेज वाले जानते थे कि मैं ड्रामा क्लब में हूँ। तो जब मैं M.Com सेकेंड ईयर में आया तो पार्टीज की नज़र पड़ी मुझ पे कि हाँ भाई इसको सब जानते हैं, M.Com में सबसे सीनियर मोस्ट क्लास थी हमारी, इसको हम सिया खड़ा कर देते हैं या फिर कोई और अच्छी पोस्ट दे देते हैं। तो मैं नाम नहीं लूँगा किस पार्टी ने मुझे CR के लिए बोला, तो मैंने उनको यस बोल दी कि मैं खड़ा हो जाऊँगा तुम्हारी पार्टी से CR। आप बिलीव करना, कॉलेज पॉलिटिक्स ऐसी है, मैं जब घर पहुंचा मेरे को दूसरी पार्टी का फ़ोन आया, वो बोलते कि या फिर हमारी पार्टी ज्वाइन कर ले या फिर कल अपना CR में नाम लिखवाने लग जाएंगे। तो ऐसा किस्सा भी हुआ है मेरे साथ। अब फिर मैं नेक्स्ट डे मैंने ये डिसीजन लिया कि मेरे को पॉलिटिक्स में जाना ही नहीं है, हम अपना पढ़ने जाते हैं, पढ़ेंगे, दोस्तों के साथ घूमेंगे, एंजॉय करेंगे, लाइफ वापस आ जाएगी। तो ये मेरा किस्सा रहा है। अब इस चीज़ को हम पॉजिटिव वे में दे सकते हैं, नेगेटिव वे में दे सकते हैं। पॉजिटिव ये हो रहा है मैं पॉलिटिक्स से निकल गया, चलो अब अपने बिजनेस पे फोकस कर रहा हूँ। नेगेटिव ये हो रहा है अगर मैं शायद पॉलिटिक्स में जाता, वहाँ पे क्या पता अच्छा ग्रो कर जाता, वो नेगेटिव भी था मेरे लिए। बट चलो जैसा चाहा वैसा हुआ। यूनिवर्सिटी में भी काफ़ी मतलब पॉलिटिक्स चलती है, और लोग काफ़ी मतलब आते होंगे बाबे के ढाबे पे, कुछ बातें चलती होंगी, कुछ बातें होती होंगी, कुछ प्लानिंग चलती होगी, या फिर कुछ और भी होता होगा। तो वहाँ पे बाबे के ढाबे के पास क्या कैसा माहौल रहता है पॉलिटिक्स के टाइम? पर देखो पॉलिटिक्स यूनिवर्सिटी में भी चलती है, बट आप ये चीज़ कहूँगा, जब हम घर पे खाना खाने बैठते हैं तो सब प्यार मोहब्बत से खाना खाते हैं, वहाँ पे इतना नहीं उस चीज़ को बॉदर किया जाता। तो हमारा बाबे का ढाबे का भी पर्पस यही है कि वो घर वाली फीलिंग है। तो जब सब आते हैं तो वो आराम से प्यार मोहब्बत से खाना खाते हैं, चाहे वो दो पार्टी से इकट्ठी भी खाना खाने आ जाए, वो ऐसा नहीं होएगा कि वो एक दूसरे को देख रही है, झगड़ा हो जाएगा, वो आराम से आएंगे, प्यार से खाना खाएंगे, अपना नॉर्मल बातें करेंगे, चल जाएंगे। तो हमारे ढाबे पे तो कोई ऐसा सीन नहीं हुआ पॉलिटिक्स का, बहुत अच्छे से रहा है सारा कुछ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो कॉलेज के टाइम आपने बात की कि आपकी दोस्ती काफ़ी लोगों से रही, काफ़ी लोग आपके बारे में जानते थे, तो कॉलेज के फ्रेंड्स अभी भी होते होंगे आपके कांटेक्ट, उनके साथ बातें होती होंगी, वो कॉलेज की जो दोस्ती थी वो कैसी थी? या फिर आप बोलना चाहोगे कि कॉलेज आजकल के दोस्त मतलब होते हैं कि जब कॉलेज से पास आउट हो जाते हैं तो मतलब काफ़ी मतलब जो कनेक्शंस होते हैं वो टूट जाते हैं, दोस्ती टूट जाती है, आपकी कैसी रही वो कॉलेज की दोस्ती? कॉलेज की फ्रेंडशिप मेरी ऐसी रही है, मेरे बहुत दोस्त बने थे, बट कुछ दोस्त ऐसे होते हैं ना तो खास होते हैं, जिनका पता होता है ये कहीं नहीं जाएंगे। तो वो दोस्त मेरे अभी भी हैं, उनका मुझे पता है वो कहीं नहीं जाएंगे, 7-8 दोस्त हैं हम। उसमें से इतना हो गया कि 5-6 बाहर चले गए हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया बैठा है, कोई कनाडा बैठा है, कोई जर्मनी बैठा है। बट चाहे ये चीज़ बोलने में जा रही है, उनका हफ्ते में एक बार मुझे कॉल आ जाता है या मैं उनको कॉल कर देता हूँ। फ़ोन करते हैं यार, दोस्त आपको पता कैसी बातें होंगी, एक दूसरे को गालियाँ भी निकाल दी, उसी में खुश रहते हैं सब कि हाँ भाई दोस्त से बात नहीं हुई, रील्स शेयर कर दी, इंस्टा पे शेयर करती रील्स शेयर कर दी, वीडियो भेज दी एक दूसरे को, या फिर कोई पुरानी फोटो उठा के भेज दी कई फ़ोन में से निकाल के। तो वो चीज़ चलती रहती है। तो मेरी दोस्ती अच्छी रही है। अभी इंडिया में मेरे 1 या 2 दोस्त हैं जिनके साथ मैं हूँ और मैं बहुत खुश हूँ उनके साथ। उनके साथ रहता हूँ, ऐसा लगता है मैं अपनी फैमिली के साथ घूम रहा हूँ, तो इसीलिए वीकेंड मेरा उन्हीं के साथ होता है। घर पे मैं कम रहता हूँ, दोस्तों के साथ ज़्यादा रहता हूँ। कॉलेज में आपने पहले बात की कि आपने पोस्टिंग कर रखी, अलग इवेंट्स अलग चीज़ें, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? या फिर आप जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे कि कैसे आगे आएँ, कैसे जो पोस्टिंग है या फिर कोई अलग अलग इवेंट्स हैं उनमें कैसे पार्टिसिपेट फ्री वगैरह होगा? फिर देखो एक होता है स्टेज फियर। वो स्टेज फियर आपका निकलेगा, बाद में भी निकल जाता है, बट अगर आप स्टार्टिंग में स्टेज पे फियर निकाल दो, जैसे अब फ्री जनरेशन है, अब हमारे बच्चे होंगे, तो मैं ये बोलूँगा अपने बच्चों को पार्टिसिपेट करवाओ मल्टी करिकुलर एक्टिविटीज में। स्टेज फियर निकाल लो, उनको स्टेज पे चढ़ाओ, छोटे होते स्टेज पे चढ़ेंगे, उनका स्टेज फियर निकल गया। एक बार उनका स्टेज फियर निकल गया ना, फिर जब आप वो कॉलेज में जाएंगे ना, तो कॉलेज में वो स्टेज पे चढ़ते समय डरेंगे नहीं। तो मेरा ऐसे ही था, मैंने जैसे स्टार्टिंग में भी बात की थी कि मैं कॉलेज जब मैं स्कूल में था तो स्टेज फियर उस टाइम निकल गया था। जब कॉलेज में आया, कॉलेज में जब ग्रेजुएशन हुई, पोस्ट ग्रेजुएशन हुई,
वहाँ पे मिस्टर एमकॉम का मेरे को अवार्ड मिला था, मिस्टर फ्रेशर का अवार्ड मिला था। तो स्टेज पे निकला हुआ था, ये भी था। तो कॉलेज में जब उन्होंने होस्टिंग के लिए बंदा डिसाइड करना था कि किसको रखना है, तो उन्होंने उन्हीं को बुलाया जो उन्होंने पहले पार्टिसिपेट करके उस चीज़ को ठीक किया, वॉन्ट किया हुआ था। तब उन्होंने मेरे को इन्वाइट किया, कहते हैं कि हमने ऐसे ऐसे हमारा कॉलेज का फ्रेशर है 26 फरवरी का, आपको होस्ट करना है। तो पहले तो मेरे को बहुत डर लगा। उसके बाद फिर मेरे साथ जो मेरी को पार्टनर थी प्राची ऋषि नाम था उसका, हम दोनों बैठे, हमने एक लिस्ट तैयार करी, हम कैसे होस्टिंग करेंगे, कैसे इंट्रोडक्शन रखेंगे, एंड कैसे करेंगे। और बीच में हमने 2 पार्ट्स रखे थे, एक स्टूडेंट्स का पार्ट रखा, एक टीचर्स का पार्ट रखा। स्टूडेंट्स के पार्ट में हमने स्टूडेंट्स से इंटरेक्शन करी, टीचर्स के पार्ट में हमने टीचर्स से इंटरेक्शन करी। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग से उस चीज़ को करोगे तो वो डेफिनेटली अच्छा होगा। तो हमने भी यही चीज़ रखी। उसके बाद मैंने 2-3 फंक्शन और होस्ट किए हैं, वो भी सेम प्लानिंग पे किए हैं, काफ़ी अच्छे फंक्शन हुए थे। ठीक है। तो आपका कॉलेज अराउंड 2018 समथिंग फिनिश हो गया होगा। 2018 में मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई थी। ओके। फिर उसके बाद आपने क्या सोचा कि मैं डायरेक्ट बाबे के ढाबे पे करूँगा, या फिर कोई और आपके मन में प्लान्स थे कि मैं कोई और जॉब करूँ? जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में था उस टाइम पे तो यही था कि पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आगे स्टडी करनी है, यूपीएससी वगैरह की तैयारी करनी है, गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करनी है। बट मैं फाइनल ईयर में था जब मेरे नाना जी की डेथ हो गई, तो फाइनल ईयर पे ही मैं ढाबे पे आने लग गया था। एकदम से सडन हुआ तो सडनली मैंने वही किया। उसके बाद जब लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन पे ढाबा बंद रहा था, तो उस टाइम पे 2 साल ढाबा बंद रहा। उस टाइम पे मैंने जॉब करी है। वो वाला एक्सपीरियंस मेरा ठीक ठीक था, अच्छा था। स्टार्टिंग का एक्सपीरियंस बहुत थोड़ा सा वो था, क्योंकि स्टार्टिंग में जब लॉकडाउन लगा, जॉब नहीं हुई, जॉब्स की बहुत दिक्कत हो गई। नहीं डिग्री थी, डिग्री का क्या करूँ जब जॉब भी मार्केट में नहीं है। तो उस टाइम पे मैंने सबसे पहले जोमेटो किया, सबसे ईजी जॉब जो दिखी मुझे कि लॉकडाउन पे जोमेटो चल रहा है, जोमेटो कर लो। 3 महीने जोमेटो किया। उसके बाद मेरा एक फ्रेंड है बैंक पे लगा हुआ, उसने बैंक में लगवा दिया, बैंक में जॉब करी। बैंक में हमने सेल्स की जॉब करी, मार्केटिंग की, क्रेडिट कार्ड मार्केटिंग की करी। फिर 3-4 महीने जॉब करी, उसकी सेल्स करनी थी, था सेल्स करनी है, बट वो जॉब मेरे को थोड़ा सा मतलब बैंकिंग लाइन में नहीं करनी थी, मेरे को किसी और फील्ड में करनी थी। तो मैं प्रॉपर्टी लाइन में गया, मैंने रियल एस्टेट में 1.5 साल जॉब करी है प्रॉपर्टी में। वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। उसके बाद 2 साल के बाद जब हमें यूनिवर्सिटी वालों ने बोला कि आप फिर से ढाबा शुरू करो, तो वहाँ पे मैंने अपनी जॉब क्विट करी और यहाँ पे आ गया फिर से ढाबे पे। तो आपने मतलब काफ़ी हाई पोस्ट की जॉब्स की हैं मतलब लॉकडाउन के टाइम, तो उसके जो प्रेशर रहता है जॉब का वो कैसे मैनेज करते थे आप? या फिर जो एक प्रोफेशनल जो मतलब एक बंदे में होता है ना कि हाँ मैं प्रोफेशनल लाइफ ऐसे जीऊँगा अपनी, या फिर पर्सनल लाइफ थोड़ी ना, लेकिन मैनेजमेंट जो होती है जॉब के अंदर वो कैसे की थी आपने? लोगों को आप क्या टिप्स देना चाहोगे कि आप हाँ कि मैनेजमेंट जॉब वगैरह सब कुछ कैसे संभाल सकते हैं? बेसिकली ऐसा रहता है, अगर आप जॉब कर रहे हो तो फैशन और पर्सनल ये दोनों डिफरेंट पार्ट है, और डिफरेंट पार्ट रहने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जॉब पे हो तो आपका थोड़ा पर्सनल लाइफ अलग रहनी चाहिए, और अगर आप पर्सनल लाइफ घर पे आ गए तो जॉब आपकी साइड पे हो गई। कई मैंने लोग देखे हैं, वो घर पहुंच जाते हैं, उनकी कॉल चल रही है, ऑफिस से फोन आ रहे हैं, तो वो चीज़ डिसबैलेंस हो जाती है। तो मैं उस चीज़ को बिल्कुल वो करता हूँ कि आप पर्सनल और प्रोफेशनल को अलग रखो। अगर आप जॉब में हो उसमें 100% दो, अगर आप पर्सनल हो तो उसमें 100% दो। फिर आपने बताया कि आप जॉब के बाद सीधा आपने बाबे के ढाबे को ज्वाइन कर लिया था, तो उस टाइम पे कुछ ना कुछ दिमाग में कुछ सोच रही होगी, कुछ प्रेशर रहा होगा कि हाँ मैं ये जॉब छोड़ के मतलब काफ़ी हाई पोस्ट जॉब छोड़ के बाबे के ढाबे पे जा रहा हूँ। तो उस टाइम की कैसी सिचुएशन थी आप? उस टाइम पे मतलब एक तो था कि 2 साल स्ट्रगल करी है बहुत ज़्यादा लॉकडाउन के टाइम में, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था। आखिरी में जाके मतलब जॉब मेरी अच्छी हो गई थी, अच्छी कंपनी में था, अच्छी जॉब थी, अच्छी अर्निंग कर रहा था। बट जब हमें यूनिवर्सिटी ने बोला कि आपको ऐसा फिर ढाबा से कर दे रहे हैं हम परमिशन, तो उस टाइम पे डबल माइंड हुआ था कि हाँ भी या जॉब या प्रोफेशन। फिर एक ना मैंने इंस्टा पे रील देखी है, यूट्यूब पे रील देखी है, जॉब अच्छी है, बहुत अच्छी है, बट इतनी अच्छी भी नहीं है कि आप उसके लिए सब कुछ छोड़ के बिजनेस करो। बिजनेस है जहाँ पे आप छोड़ो वहाँ पे आके आपका बच्चा उस चीज़ को कंटिन्यू करे। जॉब जीरो से स्टार्ट होएगी, बिजनेस अगर आपने 100 पे छोड़ा, बच्चा आपका 101 से स्टार्ट करेगा। तो इसलिए बिजनेस माइंडेड थे, फिर से बिजनेस पे आगे वापस। ठीक है। तो बाबे के ढाबे से मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जैसे आपने कहा कि आपके नाना जी ने वो शुरुआत की थी इसकी, तो उनके साथ कैसे रिलेशन रहे हैं? आपके नाना नानी के साथ कैसे रिलेशन रहे हैं? मतलब बॉन्ड जो एक रहता है बच्चे का वो कैसे रहा है आप?
नाना नानी तो कहने के लिए थे, मेरे लिए तो मेरे मदर फादर ही हैं अभी भी। मेरे साथ जैसे नाना थे वो मेरे फादर, नानी मेरे मदर। उनके साथ तो रिलेशन जैसे बच्चों के होते ही हैं सबके। अब मेरा उनके साथ डबल रिलेशन चल रहा है, एक में उनका बेटा भी, एक उनका नातिन भी हूँ। तो मेरे रिलेशन उनके साथ बहुत अच्छे रहे हैं। नाना जी के बाद बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी गया था, बहुत ज़्यादा दुख भी लगा था, बट पीछे नानी बैठी थी, माँ बैठी थी, उसको संभाल रहा था। तो अब उनकी केयर करते हैं, नानी की केयर करते हैं, मेरे को नाना की भी केयर साथ में हो रही है। तो उस चीज़ की बहुत खुशी है मुझे। ठीक है। बाबे के ढाबे से एक अल्टरनेट स्टोरी एक और मैंने सुनी है कि जैसे आपने बताया था जो पाकिस्तान से आए थे, वो चलो एक हिस्सा हो गया। दूसरा पहलू ये भी है कि मैंने सुना है कि JWA मेरिट से शुरुआत की थी बाबे के ढाबे की, पर कुछ हुआ था तो वहाँ से आपको मतलब वहाँ पे नहीं करने दिया आप। बेसिकली जब नाना जी मेरे चंडीगढ़ में आए थे, चंडीगढ़ में उन्होंने यूनिवर्सिटी से पहले ही 3-4 जगह पे ढाबे लगाए, 15 में ढाबा लगाया, 11 में लगाया, 34 में लगाया। ये JW वाली कहानी ये है कि नाना जी 34 में ढाबा लगाते थे, जहाँ पे JW वैली होता है। वहाँ पे उन्होंने 6-7 साल ढाबा लगाया। तो वहाँ पे मतलब उस टाइम पे इतना काम नहीं होता था, मतलब ये था कि आओ कमाओ, थोड़ा बहुत बच गया उसको रख लो। तो JW वहाँ पे होटल बन रहा था। तो होटल वाले वहाँ पे नाना जी के पास आए थे कि आप अपनी जगह शिफ्ट कर लो, क्योंकि हमने यहाँ पे होटल बनाना है। तो ये कहानी थी वहाँ पे। तब नाना जी वहाँ से शिफ्ट होके कहीं और गए थे, 15 में गए थे। फिर 1998 में यूनिवर्सिटी वालों ने नाना जी को अप्रोच किया था कि नाना जी के ब्रदर को अप्रोच किया था कि आप यहाँ पे हमें कोई ऐसा बंदा दो जो मतलब कोई ड्रिंक वगैरह स्मोक वगैरह ना करता हो, जिसको कोई नशा ना हो, क्योंकि उन्होंने अंदर फैमिलीज के लिए ढाबा लगवाना है। ये ढाबा हमारा बेसिकली लगा फैमिलीज के लिए था, जो अंदर रेवोल्यूशन है। बट धीरे धीरे करते करते 2001 में गर्ल्स का ग्रुप जा रहा था अपने हॉस्टल की तरफ, उन्होंने ढाबा देखा, वो आ गई। वो कहते हैं कि हमें आप खाना दे दोगे, तो बोलते कि आज तो नहीं है, क्योंकि हम खाना इतना नहीं बनाते थे उस टाइम पे। उस टाइम पे सिर्फ इनके लिए होता था, जो फैमिलीज होती है थोड़ा बनाते थे, तो हम कल से दे देंगे। एक लड़की आई, 2 लड़की आई, उनके साथ लड़के आने लगे। करते 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 स्टेप बाय स्टेप 2000 ईयर से 2024 अब देखो स्टूडेंट्स कितने आते हैं हमारे पास। वो स्टेप बाय स्टेप चले हम। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था, एक छोटे से पतीले से स्टार्ट किया था, आज हमारे पास 3 पतीले हैं। तो ये जो आपका बिजनेस मतलब आपने छोटे से स्टार्ट करके काफ़ी मतलब हाई पोजीशन पे लेके गए, काफ़ी हाई पोजीशन पे तो कहाँ, अभी तो ग्रो कर रहे हैं जी हम। वही मतलब जो ग्रोथ मैं समझता हूँ ना, जो बंदा एक्वायर करता है कि भाई लोगों के दिलों पे जीत, वो जो पोजीशन है वो तो सच्ची हाई पोजीशन है। अगला सवाल फिर ये पूछना चाहूँगा मैं कि अगर मान लो किसी ने ढाबे की शुरुआत करनी हो या फिर किसी ऐसा ही कुछ रिलेटेड बिजनेस शुरुआत करनी हो, उसका शुरुआत कैसे कर सकते, क्या मुश्किलें आएंगी, उसको कैसे टैकल करें? कहने का मतलब ये नहीं है कि हम यूनिवर्सिटी में शुरू करेंगे अपना ढाबा, बस ये है कि अगर कोई जो हमारे दर्शक देख रहे हैं कुछ ऐसा आपके बिजनेस से प्रभावित है, वो कैसे शुरुआत कर सके? देखो, ढाबा शुरुआत करना एक वो बहुत बड़ा टास्क हुआ। आप छोटा बड़ा ढाबा भी स्टार्ट कर सकते हो। आपको बस अपने थोड़ा सा क्वालिटी पे ध्यान रखना पड़ेगा। प्लस आपको जो आपके कुक्स है या आप कुकिंग कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उसके ऊपर स्किल्स के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका टेस्ट मेंटेन हो। कि आज जो कस्टमर आपके पास खा के गए, उनको टेस्ट अच्छा लगा, कल वो खाने आ रहे हैं तो सेम टेस्ट मेंटेन है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। अगर आपका टेस्ट डिफर करेगा तो उस चीज़ में थोड़ा सा आपको भी रहेगा और कस्टमर्स को भी रहेगा। तो टेस्ट मेंटेन होना चाहिए। क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़। क्वालिटी के साथ आप ये मत सोचो कि हम 10 रुपये की चीज़ कम भी यूज़ कर लेंगे। क्वालिटी के साथ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। क्वालिटी आप अपनी अच्छी रखो, टेस्ट मेंटेन रखो, और सबसे बड़ी बात, टाइम के पक्के हो जाओ। टाइम इज़ मनी। टाइम इज मनी। अब मैं मतलब जैसे हम ढाबा कर रहे हैं, तो हमने अभी ब्रेकफास्ट स्टार्ट किया। ब्रेकफास्ट 8:30 शुरू होता है। वो 8:30 ब्रेकफास्ट शुरू होने के लिए हमें 5 बजे उठना पड़ता है। और 5 बजे मतलब 5 बजे, 5:05 नहीं होंगे। क्यों? अगर वो 5 मिनट भी लेट हो गए तो हम यहाँ पे 5 मिनट लेट है। तो टाइम के पक्के होना पड़ेगा आपको ढाबे के बिजनेस में। टाइम, टेस्ट और क्वालिटी, ये 3 अगर आपने मास्टर कर लेंगी तो आप बहुत अच्छे ढाबा चलाओगे। जो हमारे दर्शक देख रहे हैं जो मतलब नहीं जानते, उनके लिए हम जो बाबे के ढाबे की लोकेशन है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। अगला सवाल मेरे में ये दिमाग में ये है कि जो रश आवर में जैसे बात की आपने मैनेजमेंट वगैरह लंच थी, कुछ ऐसी स्टोरी हुई होगी, मान लो कोई पैसे देना भूल गए या फिर आप पैसे लेना भूल गए, या फिर कुछ ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है। नहीं, मतलब ऐसा नहीं रहा कभी। पैसे देखो,
दे दिए, सब अपने आप ही दे जाते हैं, सबका है हमें पता है, मेरे भाई बहन ही है सब। बट एक स्टोरी है, ये मैं जब छोटा था तो नाना जी ने मुझे सुनाई थी कि एक मतलब रेडी पे बंदा काम करता था खाने का, तो उसके पास एक टाइम पे रश पड़ता था। वो एक बंदा था, वो साइड पे बैठा था, उसको देखता था रश पड़े और मैं जाऊँ, मैं खाऊँ वहाँ पे, तो वो रश पे आता था, खा के चला जाता था। तो एक दिन क्या हुआ, वो अंकल का बेटा आ गया, बेटे ने देख लिया, उसने पकड़ लिया कि तू खा के चला गया बट तूने पैसे दे दो। उसके फादर उसको बोले जाने दे। नेक्स्ट डे फिर से आया, वो नेक्स्ट डे फिर से आने लगा, तो उसने फादर को बोला कि आप उससे पैसे क्यों नहीं लेते। तो वो बोलता है कि जब हम यहाँ पे अपना काम शुरू करते हैं तो वो बंदा मंदिर के पास जाके बैठ के भगवान से दुआएं करते हैं, इनके पास रश पड़े और मैं खाना खाने जाऊँ। तो वो चीज़ बहुत माइंड में हिट करी थी मुझे कि हाँ भाई, हम जो खाने का काम है दुआओं के सिर पे चल रहा है, तो उसकी दुआएं लगती थी उसको। तो हमारा भी खाने का काम दुआओं के सिर पे चल रहा है। और पैसे का तो कभी आपको भी आते होंगे, मैंने पैसे कभी हिसाब नहीं किया किसी के साथ। अगर कोई मेरे को बोलता है पाजी नहीं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम सही। तो उस चीज़ में मेरे को इतना नहीं है, सब मेरे कज़न या भाई बहन है, खा भी लिया तो क्या हो गया, भाइयों को खिलाया, बहनों को खिलाया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये आता है कि जो यूथ है आजकल की, उनको आप कैसे मोटिवेट करना चाहोगे कि अगर वो इस बिजनेस फील्ड में जा रहे हैं या फिर कुछ और काम करना चाहते हैं या फिर कुछ भी हो, उनको आप कैसे मोटिवेशन देना चाहेंगे या फिर कुछ बातें बोलनी चाहेंगे जो आपने सीखी बिजनेस के टाइम जो शायद उनको काम आए। सर देखो, यूथ के लिए बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, बट मैं एक छोटा सा मैसेज दूंगा। जब आप बिजनेस करते हो या फिर आपके माइंड में कोई आइडिया आता है ना कि हमने ये बिजनेस करना है, डरो मत, एग्जीक्यूट इट। बिना सोचे समझे एग्जीक्यूट कर दो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फेलियर, या फिर आप उस चीज़ को नहीं हो पाएगा। एक बार फेल हो गए, दो बार फेल हो गए, वो फेलियर नहीं है, दैट इज़ योर एक्सपीरियंस। आप वो फेलियर को मत देखो, आप ये देखो आपको एक्सपीरियंस गेन हो रहा है। एक बंदा घर पे कुछ नहीं कर रहा, उसके पास 0 एक्सपीरियंस है, आपने 3 बार ट्राई किया, आप चाहे फेल हुए हो बट यू गेन 3 टाइम एक्सपीरियंस। एक बार, दो बार, 3 बार, चौथी बार आप सक्सेस पाओगे। और ये लाइफ का असूल है, अगर आप एक चीज़ को करते रहोगे आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी उस चीज़ में। बहुत बड़े बड़े एग्जांपल दे सकते हैं इस टाइम पे, बट अभी जो लेटेस्ट रील्स में चल रहा है, डोली चाय वाला, हाँ, उसका प्रोफेशन क्या है, जब तक चाय बेच रहा है। उसने उस चीज़ को हार नहीं मानी, आज देखो कहाँ पे है वो। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, इसलिए बोल रहा हूँ, कोई भी बिजनेस छोटा बड़ा नहीं होता, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। और अपने आप को कभी भी किसी से कम मत समझो कि हमसे नहीं होगा, अगर वो कर सकते तुम भी कर सकते हो। ठीक है। यूथ से एक स्टोरी तो रहेगी बीच में, आपने बताई थी कि आपके मतलब एक गोवा की स्टोरी है कि आप कहीं गए थे फिर अचानक से प्लान बन गया कि आप गोवा जा रहे हो। वो क्या थी मतलब स्टोरी हो? बेसिकली महाशिवरात्रि की बात है, हमारा प्लान बना था हम ऋषिकेश हरिद्वार घूमेंगे। हम 3 दोस्त, हमने गाड़ी उठाई, ऋषिकेश चले गए। वहाँ गए, शिवरात्रि के टाइम आपको पता बहुत रश होता है, बहुत रश है। और दोस्तों के साथ जाना मतलब ट्रिप में मज़े तो होंगे, अब उनकी बातें भी उल्टी सीधी होंगी। वो वहाँ जब हम पहुँचे तो हमें ऋषिकेश में नहाने को भी नहीं मिला क्योंकि बहुत रश था। तो मेरा दोस्त है गौरव, वो मुझे बोलता, कहता भाई देख मेरी बात सुन, लोकेशन पानी है, जनता भी है, हम ऐसी जगह चलेंगे जहाँ पे पानी भी हो और जनता भी हो। वो अब ऐसी जगह जब सोची तो दिमाग में एक ही चीज़ आई जो यूथ में आती है, गोवा। तो हमने क्या किया, रात को हमारा प्लान बना, नेक्स्ट डे की हमने फ्लाइट टिकट्स देखी कि चंडीगढ़ टू गोवा है अवेलेबल, 1 बजे की फ्लाइट थी। रात को 10 बजे हमने टिकट बुक कराई, सुबह 5 बजे उठ के गाड़ी उठा के ऋषिकेश से निकले, चंडीगढ़ आए, और 10 बजे 11 बजे गोवा के लिए। तो ये तो दोस्ती है, आपको ही पता है, सब जानते हैं, दोस्तों में जब प्लान बन गया तो एग्जीक्यूट करना, दैट्स इट। अगर हम प्री प्लान रखते हैं गोवा जाना है, मैं कहता हूँ लिख के दे लो, वो कैंसिल था। वो इसीलिए हमारा प्लान बना है क्योंकि जब हम गए हुए थे, निकले हुए दिन, तो मैं यही बोलूँगा अगर दोस्तों के साथ घूमने जाना है तो प्री प्लान से मत जाओ, इकट्ठे हो, गाड़ी में बैठो, निकल जाओ, कहीं ना कहीं तो पहुंचोगे। वही ना, जो प्री प्लानिंग होती है कहीं ना कहीं, कभी कोई दोस्त बोलता है कि नहीं मैं नहीं आ रहा, बस ये जो मतलब अनएक्सपेक्टेडली प्लान बनते हैं ना, वही प्लानिंग का सक्सेसफुल होता वही सक्सेस है। बिल्कुल बिल्कुल। है। चलिए, आप शायरी भी लिखते हैं, पॉडकास्ट का अंत आपकी शायरी से करते हैं। मैं शायरी लिखता हूँ, मैंने बहुत शायरी लिखी है, बट मैं आज अपनी शायरी नहीं सुनाऊंगा, ये किसी और की लिखी हुई है, वो सुनाना चाहूँगा। ये यूथ के लिए भी कह सकते हो, हर बंदे के लिए है जो अपने आप को कम समझता है या कुछ भी, कभी अपने आप को कम मत समझो।
भगवान ने आपको सब कुछ दिया, आप सब कुछ पा सकते हो सर। आपको बस जिद पे अड़े रहना है कि मेरी जिद है, मैंने ये करना है। तो एक छोटी सी शायरी है, आपका 2 मिनट लूंगा। शायरी ऐसे है, जहाजों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, तूफानों से जो टकराए इसे इंसान कहते हैं। हमें रोक सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे है जमाना, जमाने से हम नहीं। जिंदगी के बोझ को हंसकर उठाना चाहिए, राखी दुखवाड़ियों पे मुस्कुराना चाहिए। मैं छुई मुई का पौधा नहीं जो छूने से शर्मा जाऊं, मैं वो माई का लाल नहीं जो हवा से डर जाऊं। जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे। जो तीर कमान से निकल गया उस तीर का पीछा कौन करे। अपने दुख में रोने वालों मुस्कुराना सीख लो, दूसरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख लो। जो खिलाने में मजा वो आप खाने में नहीं, जिंदगी में तुम किसी के काम आना सीख लो। खून पसीना बहाता जा, तान के चादर सोता जा, यह नाव तो हिलती जाएगी, तू हंसता जा या रोता जा। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से सीखे, बताते ही रजा क्या। थैंक यू। वाह वाह वाह, काफ़ी मतलब बढ़िया शायरी थी आज की। मैं और भी होप करता हूँ कि आप फ्यूचर में ऐसी शायरियाँ और सुनाएं और लिखें भी, इससे यूथ को एक मोटिवेशन मिले। तो ये थे गुरप्रीत सिंह जी फ्रॉम बाबा का नामा। तो चलिए इस पॉडकास्ट का एंड करते हैं। अगर आपको हमारी द रूट चैनल की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमारे जो चैनल के एनालिटिक्स हैं हमें बताते हैं कि काफ़ी लोग वीडियो देखते तो हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिए। हमारी जो चैनल का मेन मोटिव ही यही है कि आपको ऐसी पर्सनैलिटी से मिलाया जाए जिनकी लाइफ स्ट्रगल से, जिनकी आप बातों से कुछ सीखें, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। चलिए तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं हूँ आपका होस्ट साहिल चिनोरिया। तब तक के लिए शब्बा खैर, जय हिंद।